अध्याय 1 आदत लूप आदतें कैसे काम करती हैं। 1993 के पतन में एक व्यक्ति जो आदतों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें से बहुत कुछ सुधार लेगा। एक निर्धारित नियुक्ति के लिए सैन डिएगो में एक प्रयोगशाला में चला गया। वो बूढ़ा था, 6 फीट से अधिक लंबा था और नीले रंग की बटन डाउन शर्ट पहने हुए था। उनके घने सफेद बाल किसी भी 50वें हाई स्कूल के पुनर्मिलन में ईर्ष्या को प्रेरित करते। गठिया ने उसे प्रयोगशाला के हॉलवे में चलते हुए थोड़ा लंगड़ा कर दिया और उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कि प्रत्येक नया कदम क्या लाएगा इसके बारे में अनिश्चित है। लगभग 1 साल पहले यूजीन पॉली या ईपी, जैसा कि वो चिकित्सा साहित्य में जाना जाएगा, प्लाया डेल रे में घर पर रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। जब उनकी पत्नी ने उल्लेख किया कि उनका बेटा माइकल आ रहा है। माइकल कौन है? यूजीन ने पूछा। आपका बच्चा, उसकी पत्नी बेवली ने कहा। आप जानते हैं, जिसे हमने पाला है? यूजीन ने उसे खाली देखा। कौन है वो? उसने पूछा। अगले दिन यूजीन ने पेट में ऐंठन के साथ उल्टी और छटपटाना शुरू कर दिया। 24 घंटों के भीतर उसका निर्जलीकरण इतना स्पष्ट था कि एक घबराया हुआ बेवली उसे आपातकालीन कक्ष में ले गया। अस्पताल की चादरों पर पसीने के पीले प्रभामंडल से पसीना बहाते ही उनका तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे उनका तापमान बढ़ने लगा। जब नर्सों ने उसकी बाह में इव डालने की कोशिश की तो वो बेहोश हो गया, फिर हिंसक हो गया, चिल्ला रहा था और धक्का दे रहा था। बेहोश करने की क्रिया के बाद ही एक चिकित्सक अपनी पीठ के छोटे हिस्से में 2 कशेरुकाओं के बीच एक लंबी सुई को स्लाइड करने और मस्तिष्क मेरु द्रव की कुछ बूंदों को निकालने में सक्षम था। प्रक्रिया करने वाले डॉक्टर ने तुरंत परेशानी महसूस की। मस्तिष्क और रीढ़ की नसों के आसपास का द्रव संक्रमण और चोट के खिलाफ एक बाधा है। स्वस्थ व्यक्तियों में यह एक सुई के माध्यम से लगभग रेशमी भीड़ के साथ आगे बढ़ते हुए स्पष्ट और तेज बहने वाला होता है। यूजीन की रीढ़ से नमूना बादल था और धीरे धीरे टपक रहा था, जैसे कि सूक्ष्म धैर्य से भरा हो। जब प्रयोगशाला से परिणाम वापस आए तो यूजीन के चिकित्सकों ने सीखा कि वो बीमार क्यों था। वो वायरल एन्सेफलाइटिस से पीड़ित था, एक अपेक्षाकृत हानिरहित वायरस के कारण होने वाली बीमारी जो ठंडे घावों, बुखार के छाले और त्वचा पर हल्के संक्रमण पैदा करती है। दुर्लभ मामलों में, हालांकि, वायरस मस्तिष्क में अपना रास्ता बना सकता है, विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता है क्योंकि यह ऊतक के नाजुक परतों के माध्यम से चबाता है जहां हमारे विचार, सपने और कुछ के अनुसार आत्माएं रहती हैं। यूजीन के डॉक्टरों ने बेवली को बताया कि पहले से हो चुके नुकसान का मुकाबला करने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एंटीवायरल दवाओं की एक बड़ी खुराक इसे फैलने से रोक सकती है। यूजीन कोमा में चले गए और 10 दिनों तक मौत के करीब रहे। धीरे धीरे, जैसे जैसे दवाओं ने बीमारी से लड़ाई लड़ी, उसका बुखार उतर गया और वायरस गायब हो गया। जब वो अंत में जागा तो वो कमजोर और अस्त व्यस्त था और ठीक से निगल नहीं पा रहा था। वो वाक्य नहीं बना सकता था और कभी कभी हौंफता था, जैसे कि वो पल भर में भूल गया हो कि कैसे सांस लेना है। लेकिन वो जीवित था। आखिरकार यूजीन परीक्षणों की बैटरी के लिए पर्याप्त था। डॉक्टर यह जानकर चकित रह गए कि उनका शरीर, जिसमें उनका तंत्रिका तंत्र भी शामिल है, काफी हद तक ठीक नहीं लग रहा था। वो अपने अंगों को हिला सकता था और शोर और प्रकाश के प्रति उत्तरदायी था। हालांकि उसके सिर के स्कैन से उसके मस्तिष्क के केंद्र के पास अशुभ छाया का पता चला। वायरस ने ऊतक के एक अंडाकार को नष्ट कर दिया था जहां उसके कपाल और रीढ़ की हड्डी का स्तंभ मिला था। वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसे आप याद करते हैं, एक डॉक्टर ने बेवली को चेतावनी दी। यदि आपका पति चला गया है तो आपको तैयार रहने की आवश्यकता है।
यूजीन को अस्पताल के एक अलग विंग में ले जाया गया। 1 हफ्ते के भीतर वो आसानी से निगल रहा था। 1 और सप्ताह और वो सामान्य रूप से बात करना शुरू कर दिया, जेल और नमक मांगना, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से फ्लिप करना और उबाऊ साबुन ओपेरा के बारे में शिकायत करना। 5 सप्ताह बाद जब उन्हें एक पुनर्वास केंद्र में छुट्टी दी गई, तब तक यूजीन हॉलवे से नीचे चल रहे थे और नर्सों को उनकी सप्ताहांत योजनाओं के बारे में अवांछित सलाह दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी को इस तरह वापस आते देखा है, एक डॉक्टर ने बेवली को बताया। मैं आपकी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन यह आश्चर्यजनक है। हालांकि बेवली चिंतित रहे। पुनर्वसन अस्पताल में यह स्पष्ट हो गया कि बीमारी ने उसके पति को अस्थिर तरीके से बदल दिया था। उदाहरण के लिए, यूजीन को सप्ताह का कौन सा दिन याद नहीं था, या उनके डॉक्टरों और नर्सों के नाम। चाहे वे कितनी भी बार अपना परिचय दें, वे मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? एक चिकित्सक के कमरे से चले जाने के 1 दिन बाद उसने बेवली से पूछा। जब वो आखिरकार घर लौटा, तो चीजें और भी अजीब हो गईं। यूजीन को अपने दोस्तों को याद नहीं था। बातचीत के बाद उन्हें परेशानी हुई। कुछ सुबह वो बिस्तर से उठता, रसोई में चलता, खुद बेकन और अंडे पकाता, फिर वापस कवर के नीचे चढ़ता और रेडियो चालू करता। 40 मिनट बाद वो वही करेगा। उठो, बेकन और अंडे पकाओ, बिस्तर पर वापस चढ़ो और रेडियो के साथ बेला। फिर वो इसे फिर से करेगा। चिंतित, बेवली कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के एक शोधकर्ता सहित विशेषज्ञों के पास पहुंचे, जो स्मृति हानि में विशिष्ट थे। इस तरह, एक धूप के दिन, बेवली और यूजीन ने खुद को विश्वविद्यालय के परिसर में एक गैर विवरणित इमारत में पाया, हाथ पकड़े हुए। जब वे धीरे धीरे एक दालान से नीचे चले गए, उन्हें एक छोटे से परीक्षा कक्ष में दिखाया गया। यूजीन ने एक युवा महिला के साथ चैट करना शुरू किया जो कंप्यूटर का उपयोग कर रही थी। वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स में होने के कारण मैं इस सब पर चकित हूँ, उसने उस मशीन पर इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो टाइप कर रही थी। जब मैं छोटा था, तो वो चीज़ 6 फुट के रैक में होती और इस पूरे कमरे को ले जाती। महिला कीबोर्ड पर चोंच मारती रही। यूजीन ने चुटकी ली। ये अविश्वसनीय है, उन्होंने कहा। वे सभी मुद्रित सर्किट और डायोड और ट्रायोड। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तो उस चीज को पकड़े हुए 6 फुट के 2 रैक होते। एक वैज्ञानिक ने कमरे में प्रवेश किया और अपना परिचय दिया। उसने यूजीन से पूछा कि वो कितने साल का था। ओह, देखते हैं, 39 या 60, यूजीन ने उत्तर दिया। वो 75 वर्ष का था। वैज्ञानिक ने कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू किया। यूजीन मुस्कुराया और उसकी ओर इशारा किया। यह वास्तव में कुछ है, उन्होंने कहा। आप जानते हैं, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो उस चीज को पकड़े हुए 6 फुट के 2 रैक होते। वैज्ञानिक 52 वर्षीय लैरी स्क्वायर थे, जो एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने पिछले 3 दशकों में स्मृति के न्यूरोएनेटमी का अध्ययन किया था। उनकी विशेषता यह खोज रही थी कि मस्तिष्क घटनाओं को कैसे संग्रहीत करता है। यूजीन के साथ उनका काम, हालांकि, जल्द ही उनके और सैकड़ों अन्य शोधकर्ताओं के लिए एक नई दुनिया खोल देगा, जिन्होंने हमारी समझ को बदल दिया है कि आदतें कैसे काम करती हैं। स्क्वायर के अध्ययन से पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो अपनी उम्र या लगभग कुछ भी याद नहीं रख सकता है, वो ऐसी आदतें विकसित कर सकता है जो अकल्पनीय रूप से जटिल लगती हैं, जब तक आपको यह एहसास नहीं हो जाता है कि हर कोई हर दिन इसी तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। उनके और दूसरों के शोध से अवचेतन तंत्र को प्रकट करने में मदद मिलेगी जो अनगिनत विकल्पों को प्रभावित करते हैं, जो ऐसा लगता है कि वे अच्छी तरह से सोच के उत्पाद हैं, लेकिन वास्तव में हम में से अधिकांश को मुश्किल से पहचानने या समझने के आग्रह से प्रभावित होते हैं। जब स्क्वायर यूजीन से मिला,
तब तक वो हफ्तों से अपने मस्तिष्क की छवियों का अध्ययन कर रहा था। स्कैन ने संकेत दिया कि यूजीन की खोपड़ी के भीतर लगभग सभी क्षति उसके सिर के केंद्र के पास 5 सेंटीमीटर क्षेत्र तक सीमित थी। वायरस ने लगभग पूरी तरह से उनके औसत दर्जे का टेम्पोरल लोब को नष्ट कर दिया था। कोशिकाओं का एक टुकड़ा जो वैज्ञानिकों को संदेह था कि अतीत को याद करने और कुछ भावनाओं के नियमन जैसे सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार था। विनाश की पूर्णता ने स्क्वायर को आश्चर्यचकित नहीं किया। वायरल एन्सेफ्लाइटिस एक क्रूर, लगभग शल्य चिकित्सा सटीकता के साथ ऊतक का उपभोग करता है। जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वो यह था कि छवियां कितनी परिचित लग रही थीं। 30 साल पहले MIT में PhD छात्र के रूप में स्क्वायर ने एक ऐसे समूह के साथ काम किया था जो HM नामक एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहा था, जो चिकित्सा इतिहास के सबसे प्रसिद्ध रोगियों में से एक था। जब HM, उनका असली नाम हेनरी मोलाइसन था, लेकिन वैज्ञानिकों ने जीवन भर उनकी पहचान को छुपाया। 7 साल का था, वो एक साइकिल से मारा गया था और उसके सिर पर जोर से उतरा था। इसके तुरंत बाद उसे दौरे पड़ने लगे और वो काला पड़ने लगा। 16 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला ग्रैंड माल दौरा पड़ा, जो पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जल्द ही वो 10 गुना तक होश खो रहा था। दिन जब वे 27 वर्ष के हुए, तब तक HM हताश था। एंटी कन्वल्सिव दवाओं ने मदद नहीं की थी। वो होशियार था, लेकिन नौकरी नहीं कर सकता था। वो अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता था। HM एक सामान्य अस्तित्व चाहता था, इसलिए उन्होंने एक ऐसे चिकित्सक से मदद मांगी जिसकी प्रयोग के प्रति सहनशीलता उसके कदाचार के डर से कहीं अधिक थी। अध्ययनों ने सुझाव दिया था कि मस्तिष्क का एक क्षेत्र जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, दौरे में भूमिका निभा सकता है। जब डॉक्टर ने HM के सिर को काटने का प्रस्ताव दिया, उसके मस्तिष्क के सामने के हिस्से को ऊपर उठाकर और एक छोटे से भूसे के साथ हिप्पोकैम्पस और उसकी खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से से कुछ आसपास के ऊतकों को चूसते हुए HM अपनी सहमति दी। सर्जरी 1953 में हुई और जैसा कि HM जंगा, उसके दौरे धीमे हो गए। हालांकि लगभग तुरंत ही यह स्पष्ट हो गया कि उनके मस्तिष्क को मौलिक रूप से बदल दिया गया था। HM उसका नाम जानता था और उसकी मां आयरलैंड से थी। वो 1929 के शेयर बाजार की दुर्घटना और नॉर्मैंडी पर आक्रमण के बारे में समाचार रिपोर्टों को याद कर सकता था, लेकिन उसके बाद आने वाली लगभग हर चीज उसकी सर्जरी से पहले के अधिकांश दशक की सभी यादें, अनुभव और संघर्ष मिटा दिए गए थे। जब एक डॉक्टर ने HM 20 सेकंड से अधिक के लिए किसी भी नई जानकारी को बरकरार नहीं रख सका, उनकी सर्जरी के दिन से लेकर 2008 में उनकी मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति HM मिले। हर गीत जो उन्होंने सुना, हर कमरे में प्रवेश किया, एक बिल्कुल ताज़ा अनुभव था। समय रहते उसका दिमाग जम गया था। हर दिन वो इस तथ्य से भ्रमित था कि कोई स्क्रीन पर प्लास्टिक के काले आयत को इंगित करके टेलीविजन चैनल बदल सकता है। उन्होंने अपने डॉक्टरों और नर्सों को दिन में दर्जनों बार अपना परिचय दिया। मुझे HM के बारे में सीखना बहुत पसंद था, क्योंकि स्मृति मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए एक ऐसा ठोस, रोमांचक तरीका लग रहा था, स्क्वायर ने मुझे बताया। मैं ओहियो में पला बड़ा हूँ, और मुझे याद है, पहली कक्षा में मेरे शिक्षक ने सभी को क्रेयॉन सौंपते हुए, और मैंने सभी रंगों को एक साथ मिलाकर देखना शुरू कर दिया कि क्या यह काला हो जाएगा। मैंने उस स्मृति को क्यों रखा है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मेरे शिक्षक कैसा दिखते थे। मेरा दिमाग क्यों तय करता है कि एक याददाश्त दूसरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब स्क्वायर को यूजीन के मस्तिष्क की छवियां मिलीं, तो उन्होंने आश्चर्यचकित किया कि यह HM के समान कैसे लग रहा था। उनके दोनों सिरों के बीच में अखरोट के आकार के खाली टुकड़े थे।
यूजीन की याददाश्त ठीक एचएम की तरह को हटा दिया गया था। जैसे ही स्क्वॉयर ने यूजीन की जांच शुरू की, उसने देखा कि यह रोगी एचएम कुछ गहन तरीकों से, जबकि लगभग सभी को एचएम की कुछ गलत था। यूजीन बातचीत कर सकता था और ऐसे कार्य कर सकता था जो एक आकस्मिक पर्यवेक्षक को सचेत नहीं करेगा कि कुछ भी गलत था। एचएम की सर्जरी के प्रभाव इतने दुर्बल करने वाले थे कि उन्हें अपने शेष जीवन के लिए संस्थागत बना दिया गया था। वहीं यूजीन घर पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। एचएम वास्तव में बातचीत जारी नहीं रख सका। इसके विपरीत, यूजीन के पास किसी भी विषय पर लगभग किसी भी चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए एक अद्भुत कौशल था, जिसके बारे में वो लंबे समय तक बात करने में सहज था। जैसे कि उपग्रह, उसने एक एयरोस्पेस कंपनी के लिए एक तकनीशियन के रूप में काम किया था, या मौसम। स्क्वॉयर ने यूजीन से उसकी जवानी के बारे में पूछकर उसकी परीक्षा शुरू की। यूजीन ने उस शहर के बारे में बात की जहां वो मध्य कैलिफोर्निया में पले बड़े थे, मचेंट मरीन में उनका समय, एक यात्रा जो वो एक युवा के रूप में ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। वो अपने जीवन की अधिकांश घटनाओं को याद कर सकते थे जो लगभग 1960 से पहले हुई थीं। जब स्क्वॉयर ने बाद के दशकों के बारे में पूछा, तो यूजीन ने विनम्रता से विषय बदल दिया और कहा कि उन्हें हाल की कुछ घटनाओं को याद करने में परेशानी हुई। स्क्वॉयर ने कुछ बुद्धि परीक्षण किए और पाया कि यूजीन की बुद्धि अभी भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए तेज थी जो पिछले 3 दशकों को याद नहीं कर सका। इसके अलावा, यूजीन में अभी भी वे सभी आदतें थीं जो उन्होंने अपनी युवावस्था में बनाई थीं। इसलिए जब भी स्क्वॉयर ने उन्हें 1 कप पानी दिया या विशेष रूप से विस्तृत उत्तर पर उनकी प्रशंसा की, तो यूजीन उन्हें धन्यवाद देंगे और बदले में प्रशंसा की पेशकश करेंगे। जब भी कोई कमरे में प्रवेश करता, यूजीन अपना परिचय देता और उनके दिन के बारे में पूछता। लेकिन जब स्क्वॉयर ने यूजीन को संख्याओं की एक स्ट्रिंग याद करने या प्रयोगशाला के दरवाजे के बाहर दालान का वर्णन करने के लिए कहा, तो डॉक्टर ने पाया कि उनका मरीज 1 या 1 मिनट से अधिक समय तक कोई नई जानकारी नहीं रख सकता है। जब किसी ने यूजीन को अपने पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाईं, तो उन्हें पता नहीं था कि वे कौन थे। जब स्क्वॉयर ने पूछा कि क्या वो बीमार होने की याद आए, यूजीन ने कहा कि उन्हें अपनी बीमारी या अस्पताल में रहने की कोई याद नहीं है। वास्तव में, यूजीन ने लगभग कभी याद नहीं किया कि वो भूलने की बीमारी से पीड़ित था। उनकी खुद की मानसिक छवि में स्मृति हानि शामिल नहीं थी, और चूंकि उन्हें चोट याद नहीं थी, इसलिए वे कुछ भी गलत होने की कल्पना नहीं कर सकते थे। यूजीन से मिलने के बाद के महीनों में, स्क्वॉयर ने ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने उनकी स्मृति की सीमाओं का परीक्षण किया। तब तक, यूजीन और बेवली अपनी बेटी के करीब रहने के लिए प्लाया डेल रे से सैन डिएगो चले गए थे, और स्क्वॉयर अक्सर उनकी परीक्षा के लिए उनके घर जाते थे। एक दिन, स्क्वॉयर ने यूजीन को अपने घर का एक नक्शा बनाने के लिए कहा। यूजीन एक प्राथमिक नक्शा नहीं बना सका जिसमें दिखाया गया हो कि रसोई या शयन कक्ष कहाँ स्थित था। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो आप अपना कमरा कैसे छोड़ते हैं? स्क्वायर ने पूछा। आप जानते हैं, यूजीन ने कहा, मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूँ। स्क्वायर ने अपने लैपटॉप पर नोट्स लिए, और जैसे ही वैज्ञानिक ने टाइप किया, यूजीन विचलित हो गया। उसने पूरे कमरे में नजर डाली और फिर खड़ा हो गया, एक दालान में चला गया, और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कुछ मिनट बाद, शौचालय बह गया, नल बह गया, और यूजीन, अपनी पैंट पर हाथ पोंछते हुए, लिविंग रूम में वापस चला गया और स्क्वायर के बगल में अपनी कुर्सी पर फिर से बैठ गया। उसने धैर्यपूर्वक अगले प्रश्न की प्रतीक्षा की। उस समय किसी को आश्चर्य नहीं होता था कि एक आदमी जो अपने घर का नक्शा नहीं बना सकता था, वो बिना किसी हिचकिचाहट के बाथरूम कैसे ढूंढ सकता है। लेकिन यह प्रश्न, और इसके जैसे अन्य
अंततः उन खोजों की ओर ले जाएंगे जिन्होंने आदतों की शक्ति के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। यह एक वैज्ञानिक क्रांति को चिंगारी देने में मदद करेगा जिसमें आज सैकड़ों शोधकर्ता शामिल हैं जो पहली बार हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली सभी आदतों को समझना सीख रहे हैं। जैसे यूजीन मेज पर बैठा, उसने स्क्वायर के लैपटॉप की ओर देखा। यह आश्चर्यजनक है, उन्होंने कंप्यूटर पर इशारा करते हुए कहा। आप जानते हैं, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो उस चीज को पकड़े हुए 6 फुट के 2 रैक होते। मैं अपने नए घर में जाने के पहले कुछ हफ्तों में बेवली ने यूजीन को हर दिन बाहर ले जाने की कोशिश की। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसके लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण था, और अगर यूजीन बहुत लंबे समय तक अंदर था तो उसने बेवली को पागल कर दिया। एक ही सवाल को एक अंतहीन लूप में बार बार पूछा, इसलिए हर सुबह और दोपहर वो उसे हमेशा एक साथ और हमेशा एक ही रास्ते पर ब्लॉक के चारों ओर टहलने के लिए ले जाती थी। डॉक्टरों ने बेवली को चेतावनी दी थी कि उसे यूजीन की लगातार निगरानी करनी होगी। अगर वो कभी खो गया तो उन्होंने कहा, वो कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं खोज पाएगा। लेकिन एक सुबह जब वो कपड़े पहन रही थी, यूजीन सामने के दरवाजे से फिसल गई। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने की प्रवृत्ति रखता था, इसलिए उसे यह महसूस करने में थोड़ा समय लगा कि वो चला गया है। जब उसने किया, वो उन्मत्त हो गई। वो बाहर भागी और गली की छानबीन की। वो उसे देख नहीं पाई। वो पड़ोसियों के घर गई और खिड़कियों को पीट दिया। उनके घर एक जैसे दिखते थे। शायद यूजीन भ्रमित हो गए थे और अंदर चले गए थे। वो दरवाजे पर दौड़ी और घंटी बजाई जब तक किसी ने जवाब नहीं दिया। यूजीन वहां नहीं था। वो यूजीन का नाम चिल्लाते हुए वापस सड़क पर दौड़ पड़ी। वो रो रही थी। क्या होगा अगर वो यातायात में भटक गया था? वो किसी को कैसे बताएगा कि वो कहाँ रहता है? वो 15 मिनट के लिए बाहर थी, हर जगह देख रही थी। वो पुलिस को फोन करने के लिए घर भागी। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसने यूजीन को लिविंग रूम में देखा। टेलीविजन के सामने हिस्ट्री चैनल देख रहा था। उसके आंसुओं ने उसे भ्रमित कर दिया। उसने कहा, उसे जाना याद नहीं था। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ था और समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी परेशान क्यों थी। फिर बेवली ने टेबल पर पाइनकोन का ढेर देखा, जैसे उसने सड़क के नीचे पड़ोसी के यार्ड में देखा था। उसने करीब आकर यूजीन के हाथों को देखा। उसकी उंगलियां रस से चिपकी हुई थीं। तभी उसने महसूस किया कि यूजीन अकेले टहलने गई थी। वो सड़क पर भटक गया था और कुछ स्मृति चिन्ह एकत्र किए थे, और उसे घर का रास्ता मिल गया था। जल्द ही यूजीन रोज सुबह टहलने जा रहा था। बेवली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो व्यर्थ था। यहाँ तक अगर मैंने उसे अंदर रहने के लिए कहा तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा। मिनट बाद उसने मुझसे कहा, मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ बार उसका पीछा किया कि वो खो नहीं जाएगा, लेकिन वो हमेशा वापस आ गया। कभी कभी वो पाइनकोन या चट्टानों के साथ लौटता था। एक बार वो बटुए के साथ वापस आया, दूसरी बार एक पिल्ला के साथ। उन्हें कभी याद नहीं आया कि वे कहाँ से आए हैं। जब स्क्वायर और उसके सहायकों ने इन चालों के बारे में सुना तो उन्हें संदेह होने लगा कि यूजीन के सिर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसका उसकी सचेत स्मृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक प्रयोग डिजाइन किया। स्क्वायर के सहायकों में से एक ने एक दिन घर का दौरा किया और यूजीन से उस ब्लॉक का नक्शा बनाने के लिए कहा जहां वो रहता था। वो नहीं कर सका। उसने पूछा कि उसका घर गली में कहाँ स्थित है। उन्होंने थोड़ा डूडल किया, फिर असाइनमेंट भूल गए। उसने उसे यह बताने के लिए कहा कि कौन सा द्वार रसोई की ओर जाता है। यूजीन ने कमरे के चारों ओर देखा। वो नहीं जानता था। उसने कहा, उसने यूजीन से पूछा कि अगर उसे भूख लगे तो वो क्या करेगा। वो खड़ा हुआ, रसोई में चला गया
एक कैबिनेट खोला और मेवा का एक जार नीचे ले गया। उस सप्ताह के अंत में एक आगंतुक यूजीन के साथ उसके दैनिक चहलकदमी पर शामिल हो गया। वे लगभग 15 मिनट तक दक्षिणी कैलिफोर्निया के सदाबहार वसंत के माध्यम से चले, हवा में भारी ओलिंडर की गंध। यूजीन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हमेशा नेतृत्व करता था और जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। उन्होंने कभी दिशा निर्देश नहीं मांगा। जैसे ही उन्होंने उसके घर के पास कोने का चक्कर लगाया, आगंतुक ने यूजीन से पूछा कि वो कहाँ रहता है। मुझे नहीं पता, बिल्कुल, उन्होंने कहा। फिर वो अपने फुटपाथ पर चला गया, अपना सामने का दरवाजा खोला, बैठक में गया और टेलीविजन चालू कर दिया। स्क्वायर के लिए यह स्पष्ट था कि यूजीन नई जानकारी को अवशोषित कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो जानकारी कहाँ रहती थी? जब कोई यह नहीं बता सकता कि रसोई कहाँ स्थित है, तो किसी को नट्स का जार कैसे मिल सकता है? या अपने घर का रास्ता खोजो जब उसे पता नहीं था कि उसका कौन सा घर है। कैसे? स्क्वायर ने सोचा। यूजीन के क्षतिग्रस्त मस्तिष्क के अंदर नए पैटर्न कैसे बन रहे थे? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग वाले भवन के भीतर प्रयोगशालाएं हैं जिनमें शामिल हैं आकस्मिक पर्यवेक्षक के लिए सर्जिकल थिएटर के गुड़ियाघर संस्करणों की तरह दिखते हैं। रोबोटिक हथियारों से जुड़ी 1/4 इंच से कम चौड़ी छोटी स्कैल्पेल, छोटी ड्रिल और लघु आरी हैं। यहाँ तक ऑपरेटिंग टेबल भी छोटे हैं, जैसे कि बच्चों के आकार के सर्जनों के लिए तैयार किया गया हो। कमरों को हमेशा सर्द 60 डिग्री पर रखा जाता है क्योंकि हवा में थोड़ी सी झपकी नाजुक प्रक्रियाओं के दौरान शोधकर्ताओं की उंगलियों को स्थिर कर देती है। इन प्रयोगशालाओं के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट एनेस्थेटाइज्ड चूहों की खोपड़ी में कटौती करते हैं, छोटे सेंसर लगाते हैं जो उनके दिमाग के अंदर सबसे छोटे बदलावों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब चूहे जागते हैं तो वे शायद ही यह नोटिस करते हैं कि अब उनके सिर के अंदर तंत्रिका संबंधी मकड़ी के जाले जैसे दर्जनों सूक्ष्म तार लगे हुए हैं। ये प्रयोगशालाएं आदत निर्माण के विज्ञान में एक शांत क्रांति के लिए उपकेंद्र बन गई हैं। और यहाँ सामने आए प्रयोग बताते हैं कि कैसे यूजीन साथ ही आप, मैं और बाकी सभी ने इसे प्रत्येक दिन के माध्यम से बनाने के लिए आवश्यक व्यवहार विकसित किए। इन प्रयोगशालाओं में चूहों ने उस जटिलता को उजागर किया है जो हमारे सिर के अंदर होती है जब भी हम अपने दांतों को ब्रश करने या ड्राइववे से कार को वापस करने के लिए कुछ भी करते हैं। और स्क्वायर के लिए इन प्रयोगशालाओं ने यह समझाने में मदद की कि कैसे यूजीन नई आदतें सीखने में कामयाब रहे। जब मिट के शोधकर्ताओं ने 1990 के दशक में आदतों पर काम करना शुरू किया, लगभग उसी समय जब यूजीन अपने बुखार के साथ नीचे आया था, वे बेसल गैंग्लिया के रूप में जाने जाने वाले न्यूरोलॉजिकल ऊतक के एक नब के बारे में उत्सुक थे। यदि आप मानव मस्तिष्क को एक प्याज के रूप में चित्रित करते हैं जो कोशिकाओं की परत दर परत बना होता है, तो बाहरी परतें जो खोपड़ी के सबसे करीब होती हैं, आमतौर पर एक विकासवादी दृष्टिकोण से सबसे हालिया जोड़ होती हैं। जब आप एक नए आविष्कार का सपना देखते हैं या किसी मित्र के मजाक पर हंसते हैं, तो यह आपके दिमाग के बाहरी हिस्से काम कर रहे हैं। यही सबसे जटिल सोच होती है, मस्तिष्क के अंदर और मस्तिष्क के तने के करीब, जहां मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी के स्तंभ से मिलता है। पुरानी अधिक आदिम संरचनाएं हैं। वे हमारे स्वचालित व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि सांस लेना और निगलना, या जब कोई झाड़ी के पीछे से छलांग लगाता है तो हमें जो चौंकाने वाली प्रतिक्रिया महसूस होती है। खोपड़ी के केंद्र की ओर एक गोल्फ की गेंद के आकार की ऊतक की गांठ होती है जो मछली, सरीसृप या स्तनपायी के सिर के अंदर पाई जाने वाली समान होती है। यह बेसल गैंग्लिया है, कोशिकाओं का एक अंडाकार, जिसे वर्षों तक वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा।
सिवाय इस संदेह के कि इसने पार्किंसंस जैसी बीमारियों में भूमिका निभाई है। 1990 के दशक की शुरुआत में मिड के शोधकर्ता सोचने लगे कि क्या बेसल गैंग्लिया भी आदतों का अभिन्न अंग हो सकता है। उन्होंने देखा कि घायल बेसल गैंग्लिया वाले जानवरों को अचानक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि भूल-भुलैया के माध्यम से कैसे चलना सीखना या याद रखना कि खाद्य कंटेनर कैसे खोलना है। उन्होंने नई सूक्ष्म प्रौद्योगिकियों को नियोजित करके प्रयोग करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें सूक्ष्म विवरण में यह देखने की अनुमति मिली कि चूहों के सिर के भीतर क्या हो रहा था, क्योंकि उन्होंने दर्जनों दिनचर्या का प्रदर्शन किया था। सर्जरी में प्रत्येक चूहे के पास एक छोटी जॉयस्टिक की तरह दिखता था और उसकी खोपड़ी में दर्जनों छोटे तार डाले गए थे। बाद में जानवर को एक छोर पर चॉकलेट के साथ टी आकार की भूल-भुलैया में रखा गया था। भूल-भुलैया को संरचित किया गया था ताकि प्रत्येक चूहा एक विभाजन के पीछे स्थित हो, जो एक जोर से क्लिक करने पर खुल गया। प्रारंभ में जब एक चूहे ने क्लिक को सुना और देखा कि विभाजन गायब हो गया है, तो वो आमतौर पर केंद्र के गलियारे में ऊपर और नीचे भटकता है, कोनों में सूंघता है और दीवारों पर खरोंच करता है। यह चॉकलेट को सूंघने के लिए प्रकट हुआ, लेकिन यह पता नहीं लगा सका कि इसे कैसे खोजा जाए। जब यह टी के शीर्ष पर पहुंच जाता है, तो यह अक्सर चॉकलेट से दूर दाईं ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर घूम गया, कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक गया। आखिरकार अधिकांश जानवरों ने इनाम की खोज की, लेकिन उनके घूमने में कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो हर चूहा इत्मीनान से बिना सोचे समझे टहल रहा हो। हालांकि चूहों के सिर की जांच ने कुछ और ही कहानी बयां की। जबकि प्रत्येक जानवर भूल-भुलैया से भटकता था, उसका मस्तिष्क और विशेष रूप से उसके बेसल गैंग्लिया ने उग्र रूप से काम किया। हर बार जब कोई चूहा हवा को सूंघता है या दीवार को खरोंचता है, तो उसका मस्तिष्क गतिविधि के साथ फट जाता है, जैसे कि प्रत्येक नई गंध, दृष्टि और ध्वनि का विश्लेषण कर रहा हो। चूहा पूरे समय सूचनाओं को संसाधित कर रहा था। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग को बार-बार दोहराया, यह देखते हुए कि प्रत्येक चूहे की मस्तिष्क गतिविधि कैसे बदल जाती है, क्योंकि यह एक ही मार्ग से सैकड़ों बार चलता है। धीरे-धीरे बदलाव की एक श्रृंखला सामने आई। चूहों ने कोनों को सूंघना और गलत मोड़ लेना बंद कर दिया। इसके बजाय वे तेजी से भूल-भुलैया से गुजरे, और उनके दिमाग के भीतर कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे जैसे प्रत्येक चूहे ने भूल-भुलैया को नेविगेट करना सीखा, उसकी मानसिक गतिविधि कम हो गई। जैसे जैसे मार्ग अधिक से अधिक स्वचालित होता गया, प्रत्येक चूहा कम और कम सोचने लगा। यह ऐसा था जैसे पहली बार एक चूहे ने भूल-भुलैया की खोज की। उसके मस्तिष्क को सभी नई सूचनाओं को समझने के लिए पूरी शक्ति से काम करना पड़ा। लेकिन उसी रास्ते पर चलने के कुछ दिनों के बाद, चूहे को दीवारों को खरोंचने या हवा को सूंघने की जरूरत नहीं पड़ी, और इसलिए खरोंच और सूंघने से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधि बंद हो गई। इसे किस दिशा में मुड़ना है, यह चुनने की आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए मस्तिष्क के निर्णय लेने वाले केंद्र शांत हो गए। उसे बस इतना करना था कि वो चॉकलेट के लिए सबसे तेज रास्ता याद करे। एक हफ्ते के भीतर स्मृति से संबंधित मस्तिष्क संरचनाएं भी शांत हो गई थीं। चूहे ने आंतरिक रूप से यह समझ लिया था कि भूल-भुलैया के माध्यम से इस हद तक कैसे दौड़ना है कि उसे शायद ही सोचने की आवश्यकता हो। लेकिन वो आंतरिककरण सीधे दौड़े, बाईं ओर लटकाएं, चॉकलेट खाएं। बेसल गैंग्लिया पर निर्भर मस्तिष्क की जांच से संकेत मिलता है। जैसे जैसे चूहा तेजी से दौड़ा और उसका मस्तिष्क कम और कम काम कर रहा था, यह छोटी प्राचीन तंत्रिका संबंधी संरचना हावी होती दिख रही थी। बेसल गैंग्लिया पैटर्न को याद करने और उन पर अभिनय करने के लिए केंद्रीय था। बेसल गैंग्लिया, दूसरे शब्दों में,
शेष मस्तिष्क के चले जाने पर भी आदतों को संग्रहित करता है नींद। इस क्षमता को क्रिया में देखने के लिए इस ग्राफ पर विचार करें, जो चूहे की खोपड़ी के भीतर गतिविधि दिखाता है क्योंकि यह पहली बार भूल भुलैया का सामना करता है। प्रारंभ में मस्तिष्क पूरे समय कड़ी मेहनत कर रहा है। एक सप्ताह के बाद एक बार जब मार्ग परिचित हो जाता है और कर्कश एक आदत बन जाती है, तो चूहे का मस्तिष्क स्थिर हो जाता है क्योंकि यह भूल भुलैया से चलता है। यह प्रक्रिया, जिसमें मस्तिष्क क्रियाओं के अनुक्रम को एक स्वचालित दिनचर्या में परिवर्तित करता है, के रूप में जाना जाता है, चंकिंग। और यह इस बात की जड़ में है कि आदतें कैसे बनती हैं। सैकड़ों नहीं तो दर्जनों हैं व्यवहार संबंधी खंड जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं। कुछ सरल हैं। आप टूथपेस्ट को अपने मुंह में लगाने से पहले अपने आप अपने टूथब्रश पर लगा लेते हैं। कुछ, जैसे कपड़े पहनना या बच्चों का दोपहर का भोजन बनाना, थोड़ा अधिक जटिल है। अन्य इतने जटिल हैं कि यह उल्लेखनीय है कि लाखों साल पहले विकसित हुए ऊतक का एक छोटा सा हिस्सा उन्हें आदतों में बदल सकता है। अपनी कार को ड्राइववे से बाहर निकालने का कार्य करें। जब आपने पहली बार ड्राइव करना सीखा, तो ड्राइववे को एकाग्रता की एक बड़ी खुराक की आवश्यकता होती है, और अच्छे कारण के लिए। इसमें गैराज खोलना, कार का दरवाजा खोलना, सीट को समायोजित करना, इग्निशन में चाबी डालना, इसे दक्षिणावर्त मोड़ना, रियरव्यू को आगे बढ़ाना शामिल है, और साइड मिरर और बाधाओं की जांच करना, ब्रेक पर अपना पैर रखना, गियर शिफ्ट को रिवर्स में ले जाना, ब्रेक से अपना पैर निकालना। पहियों को संरेखित करते हुए गैराज और सड़क के बीच की दूरी का मानसिक रूप से आकलन करना और आने वाले ट्रैफिक की निगरानी करना। गणना करना, दर्पणों में परावर्तित प्रतिबिंब किस प्रकार के बीच वास्तविक दूरियों में परिवर्तित हो जाते हैं। बम्पर, कचरे के डिब्बे और हेजेस, सभी गैस पैडल और ब्रेक पर हल्का दबाव डालते समय। और सबसे अधिक संभावना है, अपने यात्री से कह रहे हैं कि कृपया रेडियो के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। हालांकि आजकल आप वो सब हर बार करते हैं जब आप सड़क पर खींचते हैं। शायद ही कोई विचार हो। दिनचर्या आदत से होती है। लाखों लोग हर सुबह बिना सोचे समझे इस जटिल बैले को करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कार की चाबियां निकालते हैं, हमारा बेसल गैंग्लिया शुरू हो जाता है, जो उस आदत की पहचान करता है जिसे हमने अपने दिमाग में सड़क पर एक ऑटोमोबाइल का समर्थन करने से संबंधित रखा है। एक बार जब वो आदत सामने आने लगती है, तो हमारा ग्रे मैटर खुद को शांत करने या अन्य विचारों का पीछा करने के लिए स्वतंत्र होता है। यही वजह है कि हमारे पास यह महसूस करने की पर्याप्त मानसिक क्षमता है कि जिमी अपने लंच बॉक्स को अंदर ही भूल गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि आदतें इसलिए उभरती हैं क्योंकि मस्तिष्क लगातार प्रयास को बचाने के तरीकों की तलाश में रहता है। अपने स्वयं के उपकरणों के लिए छोड़ दिया। मस्तिष्क लगभग किसी भी दिनचर्या को आदत में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आदतें हमारे दिमाग को अधिक बार नीचे जाने देती हैं। यह प्रयास बचत वृत्ति एक बहुत बड़ा लाभ है। एक कुशल मस्तिष्क के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, जिससे सिर छोटा हो जाता है, जिससे बच्चे का जन्म आसान हो जाता है और इसलिए शिशु और मां की मृत्यु कम होती है। एक कुशल मस्तिष्क हमें बुनियादी व्यवहारों के बारे में लगातार सोचना बंद करने की अनुमति देता है, जैसे चलना और क्या खाना चुनना है। इसलिए हम भाले, सिंचाई प्रणाली और अंततः हवाई जहाज और वीडियो गेम का आविष्कार करने के लिए मानसिक ऊर्जा समर्पित कर सकते हैं। लेकिन मानसिक प्रयास को बनाए रखना मुश्किल है, क्योंकि अगर गलत समय पर हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण नोटिस करने में असफल हो सकते हैं, जैसे कि एक शिकारी जो झाड़ियों में छिपा होता है या एक तेज गति वाली कार जब हम सड़क पर खींचते हैं। तो हमारे बेसल गैंग्लिया ने यह निर्धारित करने के लिए एक चतुर प्रणाली तैयार की है कि आदतों को कब खत्म किया जाए।
यह कुछ ऐसा होता है जब व्यवहार का एक हिस्सा शुरू या समाप्त होता है। यह देखने के लिए कि यह कैसे काम करता है, चूहे की न्यूरोलॉजिकल आदत के ग्राफ को फिर से देखें। ध्यान दें कि मस्तिष्क की गतिविधि भूल भुलैया की शुरुआत में बढ़ जाती है, जब चूहा विभाजन शुरू होने से पहले क्लिक सुनता है, और फिर अंत में जब वो चॉकलेट पाता है। वे स्पाइक्स मस्तिष्क का यह निर्धारित करने का तरीका है कि कब किसी आदत पर नियंत्रण करना है और किस आदत का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, एक विभाजन के पीछे से चूहे के लिए यह जानना मुश्किल है कि यह एक परिचित भूल भुलैया या एक अपरिचित अलमारी के अंदर है जिसमें बिल्ली बाहर छिपी हुई है। इस अनिश्चितता से निपटने के लिए मस्तिष्क किसी चीज की तलाश में आदत की शुरुआत में बहुत प्रयास करता है, एक संकेत जो संकेत देता है कि किस पैटर्न का उपयोग करना है। एक विभाजन के पीछे से, यदि एक चूहा एक क्लिक सुनता है, तो वो भूल भुलैया आदत का उपयोग करना जानता है। यदि यह एक म्याऊं सुनता है, तो यह एक अलग पैटर्न चुनता है। और गतिविधि के अंत में, जब इनाम प्रकट होता है, तो मस्तिष्क खुद को जगाता है और सुनिश्चित करता है कि सब कुछ अपेक्षित रूप से सामने आया। हमारे दिमाग के भीतर यह प्रक्रिया 3 चरणीय लूप है। सबसे पहले एक संकेत है, एक ट्रिगर जो आपके मस्तिष्क को स्वचालित मोड में जाने और किस आदत का उपयोग करने के लिए कहता है। फिर दिनचर्या है, जो शारीरिक या मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। अंत में एक इनाम है, जो आपके मस्तिष्क को यह पता लगाने में मदद करता है कि क्या यह विशेष लूप भविष्य के लिए याद रखने योग्य है। आदत लूप समय के साथ, यह लूप क्यू, रूटीन, इनाम, क्यू, दिनचर्या, इनाम अधिक से अधिक स्वचालित हो जाता है, जब तक प्रत्याशा और लालसा की एक शक्तिशाली भावना उभरती है, तब तक संकेत और इनाम आपस में जुड़ जाते हैं। आखिरकार, चाहे ठंडी MIT प्रयोगशाला में हो या आपके ड्राइववे में, एक आदत पैदा होती है। मैं आदतें नियति नहीं हैं। जैसा कि अगले 2 अध्याय बताते हैं, आदतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, बदला जा सकता है या बदला जा सकता है। लेकिन आदत लूप की खोज इतनी महत्वपूर्ण है कि यह एक बुनियादी सच्चाई का खुलासा करती है। जब कोई आदत उभरती है, तो मस्तिष्क निर्णय लेने में पूरी तरह से भाग लेना बंद कर देता है। यह इतनी मेहनत करना बंद कर देता है या अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए जब तक आप जानबूझकर किसी आदत से नहीं लड़ते, जब तक कि आपको नई दिनचर्या नहीं मिल जाती, पैटर्न अपने आप सामने आ जाएगा। हालांकि केवल यह समझना कि आदतें कैसे काम करती हैं, आदत लूप की संरचना को सीखना, उन्हें नियंत्रित करना आसान बनाता है। एक बार जब आप एक आदत को उसके घटकों में तोड़ देते हैं, तो आप गियर के साथ फील कर सकते हैं। हमने ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हमने चूहों को एक भूल भुलैया चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जब तक कि यह एक आदत नहीं थी, और फिर हमने इनाम के स्थान को बदलकर आदत को बुझा दिया। MIT के एक वैज्ञानिक एन ग्रे बील, जिन्होंने कई बेसल गैंग्लिया का निरीक्षण किया, प्रयोग मुझे बताया, फिर एक दिन हम इनाम को पुरानी जगह पर रख देंगे और चूहे में डाल देंगे, और मूर्खता से पुरानी आदत तुरंत फिर से आ जाएगी। आदतें कभी सच नहीं होती गायब, वे हमारे मस्तिष्क की संरचनाओं में कूटबद्ध हैं। और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि यह भयानक होगा यदि हमें हर छुट्टी के बाद ड्राइव करना सीखना पड़े। समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क बुरी और अच्छी आदतों के बीच अंतर नहीं बता सकता है, और इसलिए यदि आपके पास एक बुरी आदत है, तो यह हमेशा वहीं दुबका रहता है, सही संकेतों और पुरस्कारों की प्रतीक्षा करता है। यह बताता है कि व्यायाम की आदतें बनाना इतना कठिन क्यों है। उदाहरण के लिए, या हम जो खाते हैं उसे बदलना। एक बार जब हम डोनट बॉक्स पास करते हैं, तो दौड़ने या स्नैकिंग के बजाय सोफे पर बैठने की दिनचर्या विकसित कर लेते हैं। वे पैटर्न हमेशा हमारे सिर के अंदर रहते हैं, उसी नियम के अनुसार। हालांकि
अगर हम उन व्यवहारों पर हावी होने वाले नए न्यूरोलॉजिकल रूटीन बनाना सीखते हैं, अगर हम आदत लूप पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम उन बुरी प्रवृत्तियों को पृष्ठभूमि में मजबूर कर सकते हैं, जैसे लिसा एलन ने अपनी काहिरा यात्रा के बाद किया था। और एक बार जब कोई एक नया पैटर्न बनाता है, तो अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है, जॉगिंग के लिए जाना या डोनट्स को अनदेखा करना किसी भी अन्य आदत की तरह स्वचालित हो जाता है। आदत लूप के बिना हमारा दिमाग बंद हो जाएगा। दैनिक जीवन की सूक्ष्मताओं से अभिभूत जिन लोगों के बेसल गैंग्लिया चोट या बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वे अक्सर मानसिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें बुनियादी गतिविधियां करने में परेशानी होती है, जैसे कि दरवाजा खोलना या क्या खाना चाहिए यह तय करना। वे महत्वहीन विवरणों को अनदेखा करने की क्षमता खो देते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया है कि बेसल गैंग्लिया की चोटों वाले मरीज डर और घृणा सहित चेहरे के भावों को नहीं पहचान सकते, क्योंकि वे इस बारे में अनिश्चित थे कि चेहरे के किस हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हमारे बेसल गैंग्लिया के बिना हम उन सैकड़ों आदतों तक पहुंच खो देते हैं जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं। क्या आपने आज सुबह यह तय करने के लिए विराम दिया कि पहले अपने बाएं या दाएं जूते को बांधना है या नहीं? क्या आपको यह पता लगाने में परेशानी हुई कि नहाने से पहले या बाद में आपको अपने दांत ब्रश करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। वे निर्णय आदतन सहज होते हैं। जब तक आपका बेसल गैंग्लिया बरकरार रहता है और संकेत स्थिर रहते हैं, तब तक व्यवहार बिना सोचे समझे घटित होगा। हालांकि जब आप छुट्टी पर जाते हैं, तो आप अलग अलग तरीकों से कपड़े पहन सकते हैं या अपनी सुबह की दिनचर्या में एक अलग बिंदु पर अपने दांत ब्रश कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखे बिना उसी समय। हालांकि स्वचालित दिनचर्या पर मस्तिष्क की निर्भरता खतरनाक हो सकती है। आदतें अक्सर उतनी ही अभिशाप होती है जितनी फायदा। उदाहरण के लिए यूजीन को ही लें। याददाश्त खोने के बाद आदतों ने उसे वापस जीवन दे दिया। फिर उन्होंने सब कुछ फिर से ले लिया। स्मृति विशेषज्ञ लैरी स्क्वॉयर के रूप में यूजीन के साथ अधिक से अधिक समय बिताया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका रोगी किसी तरह नए व्यवहार सीख रहा है। यूजीन के मस्तिष्क की छवियों से पता चला कि उसका बेसल गैंग्लिया वायरल एन्सेफलाइटिस से चोट से बच गया था। क्या यह संभव था? वैज्ञानिक ने सोचा कि यूजीन यहाँ तक गंभीर मस्तिष्क क्षति के साथ अभी भी क्यों रूटीन इनाम लूप का उपयोग कर सकता है? क्या यह प्राचीन न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया समझा सकती है कि यूजीन कैसे ब्लॉक के चारों ओर घूमने और रसोई में नट्स के जार को खोजने में सक्षम था? यह जांचने के लिए कि क्या यूजीन नई आदतें बना रहा था, स्क्वॉयर ने एक प्रयोग किया। उसने 16 अलग अलग वस्तुएं ली, प्लास्टिक के टुकड़े और खिलौनों के चमकीले रंग के टुकड़े, और उन्हें कार्डबोर्ड के आयतों से चिपका दिया। फिर उसने उन्हें 8 जोड़ियों में विभाजित किया, पसंद ए और पसंद बी। प्रत्येक जोड़ी में कार्डबोर्ड के एक टुकड़े को यादृच्छिक रूप से चुना गया था, जिसके नीचे एक स्टिकर लगा था जिस पर सही लिखा हुआ था। यूजीन को एक मेज पर बैठाया गया, एक जोड़ी वस्तु दी गई और एक को चुनने के लिए कहा। इसके बाद उसे यह देखने के लिए अपनी पसंद को चालू करने के लिए कहा गया कि क्या नीचे कोई सही स्टिकर है। यह स्मृति को मापने का एक सामान्य तरीका है। चूंकि केवल 16 वस्तुएं हैं और उन्हें हमेशा एक ही 8 जोड़ियों में प्रस्तुत किया जाता है, अधिकांश लोग याद कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु कुछ राउंड के बाद सही है। बंदर 8 से 10 दिनों के बाद सभी सही वस्तुओं को याद कर सकते हैं। यूजीन को कोई भी सही आइटम याद नहीं था, चाहे उसने कितनी भी बार परीक्षण किया हो। उन्होंने महीनों तक सप्ताह में 2 बार प्रयोग दोहराया, प्रत्येक दिन 40 जोड़ियों को देखा। क्या आप जानते हैं कि आप आज यहाँ क्यों हैं? एक शोधकर्ता ने एक सत्र की शुरुआत में प्रयोग में कुछ सप्ताह पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, यूजीन ने कहा।
मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाने जा रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्या मैं आपको उनका वर्णन करने वाला हूँ या आपको बताऊंगा कि वे क्या हैं? के लिए इस्तेमाल होता है। यूजीन पिछले सत्रों को बिल्कुल भी याद नहीं कर सका, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, यूजीन के प्रदर्शन में सुधार हुआ। 28 दिनों के प्रशिक्षण के बाद यूजीन 85% समय सही वस्तु का चयन कर रहा था। 36 दिनों में वो 95% समय सही था। एक परीक्षण के बाद यूजीन ने अपनी सफलता से चकित होकर शोधकर्ता की ओर देखा। मैं यह कैसे कर रहा हूँ? उसने उससे पूछा। मुझे बताओ कि तुम्हारे सिर में क्या चल रहा है, शोधकर्ता ने कहा। क्या आप अपने आप से कहते हैं, मुझे वो देखकर याद है? नहीं, यूजीन ने कहा। यह यहाँ किसी न किसी तरह है। उसने अपने सिर की ओर इशारा किया और हाथ इसके लिए जाता है, हालांकि स्क्वायर के लिए। यह सही समझ में आया। यूजीन एक क्यू के संपर्क में था। वस्तुओं की एक जोड़ी हमेशा एक ही संयोजन में प्रस्तुत की जाती है। एक दिनचर्या थी। वो एक वस्तु चुनता था और देखता था कि क्या उसके नीचे कोई स्टिकर है, भले ही उसे पता न हो कि उसने कार्डबोर्ड को पलटने के लिए मजबूर क्यों महसूस किया। फिर एक इनाम था। सही घोषित करने वाले स्टिकर को खोजने के बाद उन्हें जो संतुष्टि मिली। आखिरकार एक आदत लूप उभरा। यूजीन की आदत लूप यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पैटर्न वास्तव में एक आदत थी। स्क्वायर ने एक और प्रयोग किया। उसने सभी 16 वस्तुएं ली और उसी समय यूजीन के सामने रख दी। उसने उसे सभी सही वस्तुओं को एक ढेर में डालने के लिए कहा। यूजीन को पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करें। भगवान के लिए कैसे याद किया जाए यह? उसने पूछा। वो एक वस्तु के लिए पहुंचा और उसे पलटने लगा। प्रयोगकर्ता ने उसे रोक दिया। नहीं, उसने समझाया, कार्य वस्तुओं को ढेर में डालना था। वो उन्हें पलटने की कोशिश क्यों कर रहा था? यह सिर्फ एक आदत है, मुझे लगता है, उन्होंने कहा। वो नहीं कर सका। वस्तुओं जब आदत पाश के संदर्भ के बाहर प्रस्तुत किया गया, तो उसे कोई मतलब नहीं था। यहाँ वो सबूत था जिसकी स्क्वायर तलाश कर रही थी। प्रयोगों ने प्रदर्शित किया कि यूजीन में नई आदतें बनाने की क्षमता थी। भले ही वे उन कार्यों या वस्तुओं को शामिल करते थे जिन्हें वो कुछ सेकंड से अधिक समय तक याद नहीं रख सकता था। इसने समझाया कि कैसे यूजीन हर सुबह टहलने जाने में कामयाब रहे। हर बार जब वो बाहर जाता था, तो संकेत कोनों पर कुछ पेड़ या विशेष मेलबॉक्स की नियुक्ति संगत होती थी। इसलिए हालांकि वो अपने घर को नहीं पहचान सकता था, उसकी आदतों ने उसे हमेशा अपने सामने के दरवाजे पर वापस निर्देशित किया। इसने यह भी समझाया कि यूजीन दिन में हर बार जब वो बाहर जाता था, तो संकेत कोनों पर कुछ पेड़ या विशेष मेलबॉक्स की नियुक्ति संगत होती थी। इसलिए हालांकि वो अपने घर को नहीं पहचान सकता था, उसकी आदतों ने उसे हमेशा अपने सामने के दरवाजे पर वापस निर्देशित किया। इसने यह भी समझाया कि यूजीन दिन में 3 या 4 बार नाश्ता क्यों करता, भले ही वो भूखा न हो, जब तक सही संकेत मौजूद थे, जैसे कि उसका रेडियो या उसकी खिड़कियों के माध्यम से सुबह की रोशनी। वो स्वचालित रूप से अपने बेसल गैंग्लिया द्वारा निर्धारित स्क्रिप्ट का पालन करता था। इसके अलावा यूजीन के जीवन में ऐसी दर्जनों अन्य आदतें थीं जिन पर किसी का ध्यान तब तक नहीं गया जब तक उन्होंने उन्हें खोजना शुरू नहीं किया। उदाहरण के लिए, यूजीन की बेटी अक्सर हेलो कहने के लिए उसके घर के पास रुकती थी। वो लिविंग रूम में अपने पिता से थोड़ी देर बात करती थी, फिर रसोई में अपनी माँ से मिलने जाती थी, और फिर दरवाजे से बाहर निकलते हुए अलविदा लहराते हुए चली जाती थी। यूजीन, जो उसके जाने के समय तक अपनी पिछली बातचीत को भूल चुकी थी, क्रोधित हो जाती थी। वो बिना चैट किए क्यों जा रही थी? और फिर भूल जाइए कि वो क्यों परेशान था। लेकिन भावनात्मक आदत पहले ही शुरू हो चुकी थी।
और इसलिए उसका गुस्सा तब तक बना रहेगा जब तक कि वो अपने आप जल न जाए। कभी कभी वो मेज पर धमाका करता था या शाप देता था, और यदि आपने उससे पूछा कि क्यों, तो वो कहेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पागल हूँ, बेवली ने मुझे बताया। वो अपनी कुर्सी पर लात मारते या जो भी कमरे में आता उस पर झपटते। फिर कुछ मिनट बाद वो मुस्कुराता और मौसम के बारे में बात करता। ऐसा था। एक बार यह शुरू होने के बाद उसे निराशा खत्म करनी पड़ी। उसने कहा, स्क्वॉयर के नए प्रयोग ने कुछ और भी दिखाया। वो आदतें आश्चर्यजनक रूप से नाजुक होती हैं। अगर यूजीन के संकेतों में थोड़ा सा भी बदलाव आया तो उसका आदतें बिखर गईं। उदाहरण के लिए, कुछ बार वो ब्लॉक के चारों ओर घूमता था और कुछ अलग था। शहर सड़क की मरम्मत कर रहा था या एक आंधी ने पूरे फुटपाथ पर शाखाएं उड़ा दी थीं। यूजीन खो जाएगा, चाहे वो घर के कितना भी करीब हो, जब तक दयालु पड़ोसी ने उसे अपने दरवाजे का रास्ता दिखाया। अगर उसकी बेटी बाहर जाने से पहले 10 सेकंड के लिए उससे बात करना बंद कर देती है, तो उसकी गुस्से की आदत कभी सामने नहीं आई। यूजीन के साथ स्क्वॉयर के प्रयोगों ने वैज्ञानिक समुदाय की समझ में क्रांति ला दी कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, एक बार और सभी के लिए, कि सबक या निर्णय लेने के बारे में कुछ भी याद किए बिना अचेतन विकल्प सीखना और बनाना संभव है। यूजीन ने दिखाया कि आदतें, स्मृति और कारण जितनी अधिक हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, इसके मूल में हैं। हम उन अनुभवों को याद नहीं कर सकते हैं जो हमारी आदतों को बनाते हैं, लेकिन एक बार जब वे हमारे दिमाग में दर्ज हो जाते हैं तो वे प्रभावित करते हैं कि हम कैसे कार्य करते हैं, अक्सर हमारी अनुभूति के बिना। मैं जब से यूजीन की आदतों पर स्क्वॉयर का पहला पेपर प्रकाशित हुआ था, आदत बनाने का विज्ञान अध्ययन के एक प्रमुख क्षेत्र में फैल गया है। ड्यूक, हार्वर्ड, UCLA, ये, USC, प्रिंसटन, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और नीदरलैंड के स्कूलों के शोधकर्ताओं के साथ साथ प्रॉक्टर के लिए काम करने वाले कॉर्पोरेट वैज्ञानिक, गैम्बल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सैकड़ों अन्य कंपनियां न्यूरोलॉजी और आदतों के मनोविज्ञान, उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, और वे क्यों उभरती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। शोधकर्ताओं ने सीखा है कि संकेत लगभग कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंडी बार या टेलीविजन विज्ञापन से लेकर किसी निश्चित स्थान तक, दिन का समय, भावना, विचारों का एक क्रम, या विशेष लोगों की कंपनी। दिनचर्या अविश्वसनीय रूप से जटिल या काल्पनिक रूप से सरल हो सकती है। कुछ आदतें, जैसे कि भावनाओं से संबंधित, मिलीसेकंड में मापी जाती हैं। पुरस्कार भोजन या दवाओं से हो सकते हैं जो शारीरिक संवेदनाओं का कारण बनते हैं। भावनात्मक भुगतान के लिए, जैसे कि प्रशंसा या आत्म बधाई के साथ गर्व की भावनाएं। और लगभग हर प्रयोग में शोधकर्ताओं ने यूजीन के साथ स्क्वॉयर की खोजों की गूंज देखी है। आदतें शक्तिशाली हैं, लेकिन नाजुक हैं। वे हमारी चेतना के बाहर उभर सकते हैं या जानबूझकर डिजाइन किए जा सकते हैं। वे अक्सर हमारी अनुमति के बिना होते हैं, लेकिन उनके भागों के साथ खिलवाड़ करके उन्हें फिर से आकार दिया जा सकता है। वे हमारे जीवन को जितना हम महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक आकार देते हैं। वे इतने मजबूत हैं, वास्तव में। वे हमारे दिमाग को सामान्य ज्ञान सहित अन्य सभी के बहिष्कार पर उनसे चिपके रहने का कारण बनते हैं। प्रयोगों के एक सेट में, उदाहरण के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म से संबद्ध शोधकर्ताओं ने चूहों को कुछ संकेतों के जवाब में लीवर को दबाने के लिए प्रशिक्षित किया जब तक कि व्यवहार एक आदत नहीं बन गया। चूहों को हमेशा भोजन से पुरस्कृत किया जाता था। फिर वैज्ञानिकों ने भोजन को जहरीला बना दिया ताकि यह जानवरों को हिंसक रूप से बीमार कर दे या फर्श को विद्युतीकृत कर दे, ताकि जब चूहे अपने इनाम की ओर चले तो उन्हें झटका लगे।
चूहों को पता था कि भोजन और पिंजरा खतरनाक है। जब उन्हें एक कटोरे में जहरीले छर्रों की पेशकश की गई या विद्युतीकृत फर्श पैनल देखे गए तो वे दूर रहे। हालांकि जब उन्होंने अपने पुराने संकेतों को देखा तो उन्होंने बिना सोचे समझे लीवर को दबाया और खाना खा लिया। या वे उल्टी करके या बिजली से कूदते हुए भी फर्श के पार चले गए। आदत इतनी गहरी थी कि चूहे खुद को रोक नहीं पाए। मानव दुनिया में एक एनालॉग खोजना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए फास्ट फूड पर विचार करें। यह समझ में आता है जब बच्चे भूखे मर रहे हों और आप एक लंबे दिन के बाद घर चला रहे हों, बस एक बार मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग में रुकने के लिए। भोजन सस्ता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। आखिरकार प्रसंस्कृत मांस, नमकीन फ्राइज और शर्करा सोडा की एक खुराक अपेक्षाकृत कम स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है ना? ऐसा नहीं है कि आप इसे हर समय करते हैं, लेकिन आदतें हमारी अनुमति के बिना उभरती हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि परिवार आमतौर पर नियमित रूप से फास्ट फूड खाने का इरादा नहीं रखते हैं। क्या होता है कि महीने में एक बार पैटर्न धीरे धीरे सप्ताह में एक बार बन जाता है और फिर सप्ताह में 2 बार जैसे संकेत और पुरस्कार एक आदत बनाते हैं, जब तक कि बच्चे अस्वास्थ्यकर मात्रा में हैमबर्गर और फ्राइज का सेवन नहीं कर रहे हैं। जब उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय और ये के शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि परिवारों ने धीरे धीरे अपने फास्ट फूड की खपत को क्यों बढ़ाया, तो उन्हें ऐसे संकेतों और पुरस्कारों की एक श्रृंखला मिली जो अधिकांश ग्राहक कभी नहीं जानते थे कि वे उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने आदत पाश की खोज की। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मैकडॉनल्ड्स एक जैसा दिखता है। कंपनी जानबूझकर स्टोर की वास्तुकला को मानकीकृत करने की कोशिश करती है और कर्मचारी ग्राहकों से क्या कहते हैं। इसलिए खाने की दिनचर्या को ट्रिगर करने के लिए सब कुछ एक सुसंगत संकेत है। कुछ जंजीरों में खाद्य पदार्थ विशेष रूप से तत्काल पुरस्कार देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, फ्राइज को आपकी जीभ से टकराने के क्षण को विघटित करना शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जितनी जल्दी हो सके नमक और तेल का एक हिट दिया जा सके, जिससे आपके आनंद केंद्र बन सकें। प्रकाश करने के लिए और अपने मस्तिष्क को पैटर्न में बंद करने के लिए। आदत पाश को कसने के लिए सभी बेहतर। हालांकि ये आदतें भी नाजुक होती हैं। जब कोई फास्ट फूड रेस्तरां बंद हो जाता है, तो जिन परिवारों ने पहले वहां खाना खाया था, वे वैकल्पिक स्थान की तलाश करने के बजाय अक्सर घर पर रात का भोजन करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक छोटी पारियां भी पैटर्न को समाप्त कर सकती हैं। लेकिन चूंकि हम अक्सर इन आदत लूपों को पहचान नहीं पाते हैं, जैसे वे बढ़ते हैं, हम उन्हें नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के प्रति अंधे होते हैं। हालांकि संकेतों और पुरस्कारों का लेकिन चूंकि हम अक्सर इन आदत लूपों को पहचान नहीं पाते हैं जैसे वे बढ़ते हैं, हम उन्हें नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के प्रति अंधे होते हैं। हालांकि संकेतों और पुरस्कारों का पालन करना सीखकर हम दिनचर्या बदल सकते हैं। चतुर्थ, यूजीन की बीमारी के 7 साल बाद 2000 तक उनके जीवन ने एक तरह का संतुलन हासिल कर लिया था। वो रोज सुबह टहलने जाता था। वो जो चाहता था वो खाता था, कभी कभी दिन में 5 या 6 बार। उनकी पत्नी को पता था कि जब तक टेलीविजन को हिस्ट्री चैनल से जोड़ा जाता है, यूजीन अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इसे देखते हैं। भले ही यह फिर से प्रसारित हो या नए कार्यक्रम, वो अंतर नहीं बता सका। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, यूजीन की आदतों ने उसके जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करना शुरू कर दिया। वो गतिहीन था, कभी कभी घंटों टीवी देखता था क्योंकि वो कभी भी शो से ऊबता नहीं था। उसके चिकित्सक उसके हृदय को लेकर चिंतित हो गए। डॉक्टरों ने बेवली से कहा कि वो उसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों के सख्त आहार पर रखें।
उसने कोशिश की, लेकिन यह प्रभावित करना मुश्किल था कि उसने कितनी बार खाया या उसने क्या खाया। उसने कभी उसकी नसीहतें याद नहीं की। यहाँ तक अगर रेफ्रिजरेटर में फलों और सब्जियों का भंडार था, तो यूजीन तब तक जड़ रहेगा जब तक कि उसे बेकन और अंडे नहीं मिल जाते। यही उनकी दिनचर्या थी, और जैसे जैसे यूजीन वृद्ध होता गया और उसकी हड्डियां अधिक भंगुर होती गईं, डॉक्टरों ने कहा कि उसे घूमने में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि उनके दिमाग में यूजीन 20 साल छोटा था। उसे कभी ध्यान से कदम रखना याद नहीं था। मेरा सारा जीवन मैं स्मृति पर मोहित था, स्क्वायर ने मुझे बताया। फिर मैं ईपी से मिला और देखा कि जीवन कितना समृद्ध हो सकता है, भले ही आप इसे याद न कर सकें। मस्तिष्क में यह अद्भुत क्षमता होती है कि वो स्मृतियों के चले जाने पर भी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। हालांकि इसे बंद करना मुश्किल है। जिसने अंततः उसके खिलाफ काम किया, बेवली ने अपनी आदतों की समझ का उपयोग करने की कोशिश की ताकि यूजीन को उम्र बढ़ने के साथ समस्याओं से बचने में मदद मिल सके। उसने पाया कि वो नए संकेतों को सम्मिलित करके उसके कुछ सबसे खराब पैटर्न को शॉर्ट सर्किट कर सकती है। अगर वो बेकन को फ्रिज में नहीं रखती, तो यूजीन कई अस्वास्थ्यकर नाश्ता नहीं खाती। जब वो उसकी कुर्सी के बगल में सलाद रखती, तो वो कभी कभी उसे उठा लेता, और जैसे जैसे भोजन की आदत होती गई, वो रुक गया। व्यवहार के लिए रसोई खोज रहा है। उनके आहार में धीरे धीरे सुधार हुआ। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद यूजीन के स्वास्थ्य में अभी भी गिरावट आई है। बसंत के एक दिन यूजीन टेलीविजन देख रहा था कि अचानक वो चिल्लाया। बेवली भागा और देखा कि वो अपना सीना पकड़ रहा है। उसने एम्बुलेंस को फोन किया। अस्पताल में उन्हें मामूली दिल का दौरा पड़ने का पता चला। तब तक दर्द दूर हो चुका था और यूजीन अपने गुर्नी से बाहर निकलने के लिए लड़ रहा था। उस रात वो अपनी छाती से लगे मॉनिटर को खींचता रहा ताकि वो लुढ़क कर सो सके। अलार्म बजते थे और नर्सें दौड़ती थीं। उन्होंने लीड को टैप करके सेंसर के साथ काम करना बंद करने की कोशिश की और उससे कहा कि अगर वो उपद्रव जारी रखता है तो वे संयम का इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी काम नहीं किया। धमकियां जारी होते ही वो भूल गए। फिर उसकी बेटी ने एक नर्स से कहा कि वो स्थिर बैठने की उसकी इच्छा पर उसकी तारीफ करने की कोशिश करे, और हर बार जब भी वो उसे देखे तो तारीफ दोहराए। हम चाहते थे, आप जानते हैं, उनके गौरव को शामिल करें, उनकी बेटी कैरल रेयस ने मुझे बताया। हम कहेंगे, ओह पिताजी, आप वास्तव में इन डूडेड्स को रखकर विज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। नर्सों ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे यह पसंद है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो कुछ भी पूछा उसने किया। यूजीन एक हफ्ते बाद घर लौट आया। फिर 2008 के पतन में अपने रहने वाले कमरे से चलते समय यूजीन चिमनी के पास एक कगार पर फिसल गया, गिर गया और उसका कूल्हा टूट गया। अस्पताल में स्क्वायर और उसकी टीम को चिंता थी कि उसे पैनिक अटैक होगा क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि वो कहाँ है। इसलिए उन्होंने उसके बिस्तर के पास नोट्स छोड़े जिसमें बताया गया कि क्या हुआ था और दीवारों पर उसके बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की। उसकी पत्नी और बच्चे रोज आते थे। यूजीन, हालांकि, कभी चिंतित नहीं हुए। उसने कभी नहीं पूछा कि वो अस्पताल में क्यों था। वो उस समय तक सभी अनिश्चितताओं के साथ शांति से लग रहा था। स्क्वायर ने कहा, 15 साल हो गए थे जब उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। यह ऐसा था जैसे उसके दिमाग का एक हिस्सा जानता था कि कुछ चीजें हैं जो वो कभी नहीं समझ पाएगा और इसके साथ ठीक था। बेवली रोज अस्पताल आता था। मैंने उससे बात करने में काफी समय बिताया। उसने कहा, मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और हमारे बच्चों के बारे में और हमारे पास कितना अच्छा जीवन था। मैंने तस्वीरों की ओर इशारा किया और बात की कि उन्हें कितना पसंद किया जाता है।
हमारी शादी को 57 साल हो गए थे और 47 साल उनमें से 2 एक वास्तविक सामान्य विवाह थे। कभी कभी यह कठिन था क्योंकि मैं अपने पुराने पति को बहुत वापस चाहती थी, लेकिन कम से कम मुझे पता था कि वो खुश है। कुछ हफ्ते बाद उनकी बेटी मिलने आई। योजना क्या है? यूजीन ने पूछा कि वो कब आए। वो उसे बाहर व्हीलचेयर पर अस्पताल के लॉन में ले गई। यह एक खूबसूरत दिन है, यूजीन ने कहा। बहुत अच्छा मौसम है। घो उसने उसे अपने बच्चों के बारे में बताया और वे एक कुत्ते के साथ खेले। उसने सोचा कि वो जल्द ही घर आ सकता है। सूरज ढल रहा था। वो उसे अंदर ले जाने की तैयारी करने लगी। यूजीन ने उसे देखा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी बेटी मिली, उन्होंने कहा। वो ऑफ गार्ड पकड़ी गई थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने इतनी प्यारी बात कब कही थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पिता हैं, उसने उससे कहा। भगवान, यह एक सुंदर दिन है, उन्होंने कहा। आप मौसम के बारे में क्या सोचते हैं? उस रात सुबह 1 बजे बेवली के फोन की घंटी बजी। डॉक्टर ने कहा कि यूजीन को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा था और कर्मचारियों ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन उसे पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं थे। वो चला गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें शोधकर्ताओं द्वारा मनाया जाएगा। उनके मस्तिष्क की छवियों का अध्ययन सैकड़ों प्रयोगशालाओं और मेडिकल स्कूलों में किया गया था। बेवली ने मुझे बताया। मुझे पता है कि उन्हें यह जानकर वास्तव में गर्व होगा कि उन्होंने विज्ञान में कितना योगदान दिया है। उन्होंने मुझसे शादी के तुरंत बाद एक बार मुझसे कहा था कि वो अपने जीवन के साथ कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो मायने रखता है, और उसने किया। उन्होंने बस इसे कभी भी याद नहीं किया। उद्धरण चिन्ह।